हेलो गाइस। तो ये ड्रामा स्टार्ट होता है हमारी फीमेल लीड से जिसका नाम वान वान है। वान वान आज बहुत सैड थी क्योंकि उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी और वो उन्हीं के फ्यूनरल पर खड़ी हुई थी। उनको अलविदा करते हुए वो यही कह रही थी कि मेरे बारे में फिक्र मत करना, मैं सैड तो हूँ लेकिन आपकी आत्मा शांति से रहे कि मेरे पास मेरा फियांसी है और ज़ैंग यांग मेरी बहुत केयर करेगा, मुझसे प्यार करता है। लेकिन उसी टाइम पर हमें ज़ैंग यांग को दिखाते हैं जो कि अपने करतूतों में लगा हुआ था। उसे अपनी फियांसी की मम्मी के फ्यूनरल की भी कोई परवाह नहीं थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चीट कर रहा था। उसी टाइम पर पर्दे के पीछे ज़ैंग यांग की मूवमेंट की वजह से मम्मी की फोटो भी गिर जाती है। ये देखकर वान वान हैरान होती है और पीछे जाकर चेक करती है तो वो रंगे हाथों पकड़ लेती है ज़ैंग यांग उससे चीट करते हुए। उसे बहुत गुस्सा आता है। ज़ैंग यांग तो रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो बीच का पर्दा हटा देती है और अब फ्यूनरल में आए हुए सारे लोग भी उसकी असली शक्ल देख चुके थे। वहाँ पर बहुत से लोग उनकी फोटोज भी बनाने लगते हैं और जो लड़की उसके साथ थी उसको तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की पड़ी हुई थी। और यहीं पर ही हमें ये बात भी पता चलती है कि एक्चुअली वो लड़की वान वान की कजन थी जो कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ चीट करती हुई पकड़ी गई थी। यहाँ पर वान वान को काफी गुस्सा आता है। वो जूता उतार लेती है और वहीं पर ज़ैंग यांग की पिटाई करने लगती है। सारे लोग वीडियो भी बना रहे थे और ये फ्यूनरल की सर्विसेज एकदम एक तमाशे में बदल जाती हैं। जब सारे चले जाते हैं तो अपनी मम्मी की फोटो को गले से लगाए एकदम सैड बैठी हुई थी। यहाँ पर उसके डैड भी थे जो कि उससे कहते हैं कि ज़ैंग यांग इतना अच्छा लड़का था, हमने तो सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा निकलेगा, वो इतना रिच भी था, अब वो तो इतना बुरा निकला, हाथ से निकल गया, तो अब तुम्हारी शादी किससे होगी। वान वान गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं चैलेंज करती हूँ, मैं ज़ैंग यांग से 10,000 गुना अच्छे लड़के से शादी करके आपको दिखाऊंगी। अब वान वान की मम्मी की डेथ का दुख और दूसरी तरफ अपने बॉयफ्रेंड का खुद से चीट करने का दुख दोनों मिल जाते हैं और वो बार में ड्रिंक करने चली जाती है। वहाँ पर उसकी फ्रेंड भी उसके साथ थी। यहाँ पर इसने ड्रिंक कुछ ज्यादा ही कर लिया था। जब वो वापस जाने लगती है तो एक लड़के से टकरा जाती है। वो लड़का भी ड्रंक था और यही हमारे ड्रामे का हीरो है जिसका नाम है शियांग। अब वो दोनों ड्रंक थे और वान वान को अपने बॉयफ्रेंड पर गुस्सा भी था तो ड्रंक होकर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वान वान ड्रंक थी, उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो लड़का कौन है या उसका नाम क्या है, सिर्फ उसकी शक्ल याद थी। इतने में उसको उसके डैड की कॉल आती है जो उसे कह रहे थे कि मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है, जाओ, वो लड़का बहुत अच्छा है, यूएस नेशनल है और उसका वहाँ पर बिजनेस भी ठीक ठाक चलता है। वान वान एक्चुअली जल्दी से जल्दी शादी करना चाहती थी क्योंकि उसने ज़ैंग यान को दिखाना था कि तुमसे बढ़ के अच्छा लड़का मुझे मिल सकता है। और फिर उसी टाइम पर हमें शियांग को भी दिखाते हैं। उसका पूरा नाम हो शियांग था। वो एक बहुत बड़े हो ग्रुप का मालिक था और उसका असिस्टेंट भी हर टाइम पर उसके साथ साथ रहता था। एक्चुअली शियांग के साथ एक प्रॉब्लम था और वो ये था कि उसे गर्ल्स के टच करने से एलर्जी थी, उसे मीजोफोबिया था, इसीलिए हर टाइम पर वो ग्लव्स भी पहने रखता था। अब वो सोचने लगता है कि कल रात को जो लड़की मुझे मिली थी उसको छूने के बाद मुझे कोई एलर्जी नहीं हुई, इसका मतलब है कि वो लड़की मेरे लिए ही बनी है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। वो सोचता है कि कोई तो लड़की मिली जो मेरे लिए परफेक्ट है। अपने असिस्टेंट को बोलता है कि उसे तलाश करो, लेकिन उसका असिस्टेंट उसे कहने लगता है कि ग्रैंडमा ऐसा नहीं सोचती, उन्होंने कहा है कि ली ग्रुप से आपकी बिजनेस मैरिज होगी, उनकी बेटी ली फेफे के साथ। उस टाइम पर जिस रेस्टोरेंट में शियांग बैठा हुआ था वहीं पर ही वान वान आ जाती है अपनी ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए और यहाँ पर शियांग उसे देख लेता है। वो देखता है और उनकी बातें भी सुन रहा था। यहाँ पर शियांग उस ब्लाइंड डेट वाले लड़के से अपना इंट्रोडक्शन कराती है, बताती है मेरी सैलरी कितनी है, मैं कहाँ जॉब करती हूँ। वो बेचारी थोड़ी गरीब थी और जिसके साथ साथ उस पर उसके डैड पर काफ़ी कर्जा भी था और ये डेब्ट उन पर तब चढ़ा था जब उसकी मम्मी बीमार थी। उनके इलाज पर बहुत पैसा लग गया था लेकिन इन दी एंड वो बच भी नहीं पाई थी। वो ब्लाइंड डेट वाले बॉय को उसकी किसी बात में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो ना तो ये चाहता था कि उन दोनों की नेचर मिले या फिर वो आपस में अंडरस्टैंडिंग या बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करें। वो देख रहा था तो सिर्फ और सिर्फ वान वान का फिगर जो सोचता है कि काफी अच्छा है। वो उससे कहने लगता है कि तुम इतनी गरीब हो, तुम पर दया खा लेता, तुम्हें पता है मेरा बिजनेस यूएसए में है और वहाँ पर वो अच्छे खासे पैसे भी कमाता था। और वो रोब डालने लगता है वान वान पर कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ वहाँ पर भी ले जाऊंगा। ये सुनते ही वान वान को अच्छा नहीं लगता जिस तरह से और जिस नजरों से वो उसे देख रहा था। वान वान उसे वहीं पर छोड़कर वहां से जाने वाली थी कि वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे जबरदस्ती पकड़ के बिठाना चाहता था कि इतने में शियांग वहां पहुंच जाता है जो कि वान वान को बचाता है। अब वो लड़का तो वहां से भाग गया था। वान वान मुड़ती है शियांग को थैंक्स करने के लिए, लेकिन जब देखती है तो 1 मिनट में पहचान जाती है कि ये तो वही कल रात वाला लड़का है। वान वान उसे देखकर थोड़ी तो एम्बैरस होती है
लेकिन फिर खुद को कंट्रोल भी कर लेती है। इतने में शियांग अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर उसे दिखाता है और कहता है, शायद तुम्हें याद ना हो, ड्रंक होकर मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के बाद तुमने मुझे पेमेंट भी दी थी और वो थे ये पैसे, रख लो इनको अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। ज़ैंग यांग के चले जाने के बाद वान वान को तो बस शादी करने की जल्दी थी। वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम भी यहाँ पर किसी ब्लाइंड डेट पर आए थे, क्या तुम शादी के लिए अवेलेबल हो, सिंगल हो। ये सुनते ही शियांग को ये सारा कुछ इंटरेस्टिंग लगने लगता है। वो उसकी ब्लाइंड डेट बनकर उसके सामने बैठ जाता है और अपना इंट्रोडक्शन कराता है। अपने बारे में यही कहता है कि ना तो मेरे पास कोई पैसे हैं, ना ही जॉब, ना ही गाड़ी, बस छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा चलाता हूँ, क्या तुम्हें कबूल है। तो आगे से वो कहने लगती है कि मैं मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ, कोई बात नहीं, हम दोनों मेहनत करेंगे, पैसे जोड़ेंगे, अपना घर बना लेंगे। अब शियांग को ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था तो वो कुछ और भी ऐड कर देता है। कहता है मेरे पास एक बेटी भी है। वो समझती है कि ये या तो डिवोर्स्ड है या फिर इसकी गर्लफ्रेंड इसकी बेटी को इसके पास छोड़कर खुद भाग गई है। वो उससे कहने लगती है कोई बात नहीं, मैं उसे भी संभाल लूंगी, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। अब शियांग को तो बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो कि पैसे के पीछे ना चलती हो, और साथ ही साथ वो दुनिया में वाहिद लड़की थी जिसके टच से उसे एलर्जी नहीं होती थी। तो वो उससे कहता है चलो ठीक है, फिर हम एक फ्लैश मैरिज कर लेते हैं। और फिर थोड़ी ही देर बाद वो लोग ऑफिस से बाहर निकल रहे थे, अपनी मैरिज रजिस्टर करा के कार्ड्स अपने हाथ में लिए हुए थे। अब वान वान उससे पूछती है कि कब मैं तुम्हारे घर पर शिफ्ट हो जाऊंगी। तो वो उससे कहने लगता है मैं तुम्हें एड्रेस भेज देता हूँ, तुम पहुँच जाना। वो जैसे ही उसका एड्रेस चेक करती है तो वो कहने लगती है कि ये तो बहुत महंगा एरिया है, यहाँ पर तो सिर्फ एलीट क्लास के लोग रहते हैं। और शियांग सोचने लगता है कि ये तो मेरी सारी प्रॉपर्टीज में से सबसे सस्ते वाला घर है, इसे ये इतना महंगा लग रहा है। लेकिन वो अपना पैसा, अपनी दौलत उससे छुपाने के लिए झूठ बोल देता है। कहता है कि एक्चुअली ये मेरे बॉस का घर है, मैं इनके पास काम किया करता था, अब ये ओवरसीज चले गए हैं और घर का ख्याल रखने के लिए मुझे चाबियां दे गए हैं, तो मैं यहीं पर रहता हूँ उनके घर का ख्याल रखने के लिए। बोलती है कोई बात नहीं, हम थोड़े दिनों में पैसे जमा करके एक अपना छोटा सा घर बना लेंगे। अब वो दोनों खड़े इसी तरह से बातें कर रहे थे कि यहीं पर ही ब्रिज के ऊपर से एक लड़की शियांग को देख लेती है जो कि उसे आवाज देने लगती है। अब वो नीचे भी पहुंच गई थी। इससे पहले कि वो उसकी रियलिटी वान वान को बताती, शियांग उसको वहां से जल्दी से भेज देता है और इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना ही कराता है कि ये मेरी कजन है, बिल्कुल मेरी छोटी सिस्टर्स की तरह। लेकिन कजन को पता चल गया था कि इसने फ्लैश मैरिज कर ली है। उसकी कजन भी हैरान रह जाती है ये सुनकर कि तुमने जो कुछ अपने बारे में बताया कि ना तुम्हारे पास पैसा है, जॉब है, फिर भी ये लड़की फटाफट तुमसे शादी के लिए राजी हो गई, ये तो हैरत की बात है। वो उससे पूछती है कि अब ली फेफे का क्या बनेगा जो तुमसे शादी के सपने सजाए बैठी है। लेकिन आगे से वो कहने लगता है कि मुझे सबकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मुझे वो लड़की मिल चुकी जिससे मुझे एलर्जी नहीं होती। शाम को अपनी एक फ्रेंड के साथ उसी घर पर पहुंच जाती है जो कि उसके हस्बैंड का था। वो लोग इतना बड़ा घर देखकर हैरान रह जाते हैं, इतना लग्जरी था। यहाँ पर उसकी फ्रेंड थी कि बेशक थोड़े दिनों के लिए ही सही तुम्हें यहाँ पर रहने का मौका मिले, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और फिर थोड़ी देर बाद फ्रेंड जब वान वान के हस्बैंड को देखती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि वो बहुत हैंडसम भी था। अब शियांग कहने लगता है कि आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे एक काम पर जाना है रात को, इसलिए आप लोग भी अपना टाइम एंजॉय। तो वान वान अपनी फ्रेंड के साथ बार में चली जाती है अपनी शादी को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि फाइनली वो सिंगल नहीं रही थी। अब उसी बार में शोए भी पहुंची हुई थी, उसकी वही कजन जिसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ चीट किया था। वो यहाँ पर उसके सामने आती है। यहाँ पर वो उसे बातें लगाने लगती है और अपना पैसा दिखा दिखा कर उसे जलाती है। कहती है कि मैं इतने बड़े हो ग्रुप में एक डिजाइनर हूँ और तुम क्या हो, तुम तो यूनिवर्सिटी भी नहीं गई, इतनी गरीब लड़की से ज़ैंग यांग ने कहाँ शादी करनी थी। ज़ैंग यांग तो क्या, तुम्हें तो कोई चलता हुआ भिखारी भी नहीं पूछेगा। लेकिन यहीं पर ही वो उसे बता देती है कि मेरी तो शादी हो भी चुकी और मेरा हस्बैंड बहुत हैंडसम है। वो उसे कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, अगर सच है तो बुलाओ अपने हस्बैंड को, देखते हैं वो तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर आता है कि नहीं। तो यहाँ पर वान वान अपना फोन निकालती है और अपने हस्बैंड को कॉल करने लगती है। एक्चुअली उसका हस्बैंड भी उस टाइम पर इसी बार में बैठा हुआ था अपने एक फ्रेंड के साथ। एक लड़की उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपने करीब किसी को भी नहीं आने देता था। इवन कि उसने ग्लव्स भी पहने हुए थे, जब वो लड़की उसे छूती है तो वो ग्लव्स भी बदल देता है। उसका फोन साइलेंट पर था तो उसे पता ही नहीं चलता कि वान वान मुझे कॉल्स कर रही है। अब वो तो उस लड़की को छोड़ वहाँ से निकल रहा था और वो लड़की उसे पीछे पीछे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ हमें वान वान को दिखाते उसके पीछे एक प्रोस्टिट्यूट लड़का लग गया था जो कि शोए ने उसके पीछे छोड़ा था। अब सिचुएशन काफी ऑकवर्ड सी बन जाती है जब उन दोनों का इसी बार में आमना सामना होता है। वो दोनों उनके साथ खड़े हुए पार्टनर की तरफ इशारा करके कहने लगते हैं कि ये कौन है और इतने क्लोज क्यों है। लेकिन दोनों जब एक दूसरे को हकीकत बताते हैं तो फिर इनकी नाराजगी दूर हो जाती है और वो एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अब इतने में पीछे से शोए भी पहुंच गई थी और वान वान की फ्रेंड भी। शोए तो शियांग को देखकर हैरान रह जाती है, वो वाकई काफी हैंडसम लग रहा था।
और जिस तरह से वो वान वान के लिए फौरन वहाँ पहुँच गया था, तो ऑफ कोर्स शोए की इंसल्ट भी हो गई थी। वो बेट भी हार चुकी थी, लेकिन ऑफ कोर्स वो एक विलन थी, स्कीमी गर्ल थी, तो हार नहीं मानती बल्कि पैसे निकालती और शियांग को दिखाकर कहने लगती है कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में डिजाइनर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, तुम इसको छोड़ो, तुम मेरे पास आ जाओ। लेकिन शियांग को ये सुनकर इतना बुरा लगता है कि वो अपनी मिसेज से कहता है कि प्लीज बेगम अपनी चप्पल तो उतारो। और जब वो उसे चप्पल पकड़ाती तो शियांग उसी के सैंडल से शोए के मुंह पर थप्पड़ दे मारता है। इवन कि इतनी इंसल्ट कर दी थी उसकी कि वो अपना हाथ भी उसके फेस पर नहीं लगाना चाहता था, चप्पल से थप्पड़ मारा था। अब शोए के साथ इससे बुरा और क्या हो सकता था। अब शियांग और वान वान दोनों बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर वान वान उसे बताती है कि एक्चुअली मेरे पास डिज़ाइनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, मैंने बहुत काम किया है ये, लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं है, इसी वजह से हुओ ग्रुप मुझे जॉब नहीं देगा। एक्चुअली उसे ये पता ही नहीं था कि मेरा हस्बैंड हुओ ग्रुप का मालिक है। यहाँ पर शियांग उसका फ़ोन उससे मांगता है, उससे उसका कोड पूछता है जो कि वो फौरन बता देती है और उसके बाद वो उसकी सीवी सेंड करता है हुओ ग्रुप को। कहता है कि तुम्हें ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्या पता तुम्हें इंटरव्यू की कॉल ही आ जाए। अब यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। वो अपनी वाइफ को किस करना चाहता था, लेकिन वान वान उसे रोक देती है। कहती है कि जो नाइट मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड की थी, एक्चुअली वो मेरा फर्स्ट टाइम था और अब मैं अच्छा फील नहीं कर रही, और अब मुझे डॉक्टर ने कुछ अरसे के लिए रेस्ट को बोला है। आई होप तुम मुझे अंडरस्टैंड करोगे। और शियांग वाकई उसे अंडरस्टैंड करता है। वो अपनी वाइफ ही से काफ़ी प्यार करता था। वो एक जगह पर उसे बिठा देता है और कहता है कि मैं 2 मिनट में वापस आता हूँ। और जब वो बैठी हुई थी तो थोड़ी देर बाद उसके लिए नए शूज़ लेकर आया था। वो नहीं चाहता था कि ये सैंडल्स जो अब शोए को छू चुकी हैं, अब मेरी वाइफ अपने पैर में भी रखे। अब वो अपने हाथों से बिठाकर उसे शूज भी पहनाता है जो कि काफी एक्सपेंसिव लग रहे थे, लेकिन शियांग कह देता है कि ये तुमसे ज्यादा महंगे नहीं और तुम्हें बहुत सूट भी कर रहे हैं। अब फाइनली वो दिन आ गया था जब वान वान अपना इंटरव्यू देने के लिए हो ग्रुप में पहुंच चुकी थी। वो बहुत नर्वस थी। उसके पास अपने डिजाइन्स तो थे लेकिन कोई डिग्री नहीं थी। जबकि दूसरी तरफ हमें शियांग को दिखाते हैं, उसने अपने असिस्टेंट से कह दिया था कि इंटरव्यू में मेरी वाइफ को ही पास कराना है और ये सारा कुछ फुल प्रूफ होना चाहिए क्योंकि उसका टैलेंट उसने खुद अपनी आंखों से देखा था। वो वाकई डिजर्व करती थी उस कंपनी में क्योंकि उसके डिजाइन्स बहुत जबरदस्त थे, लेकिन वो ये नहीं दिखाना चाहता था कि मैं खुद कितना रिच हूँ और मेरी सिफारिश पर तुम्हें रखा जा रहा है। उसी टाइम पर उस ऑफिस में उसे शोए भी दिखाई देती है। शोए ने अपने फेस पर बहुत बड़े बड़े से ग्लासेस लगाए हुए थे क्योंकि निशान जो जूते का था वो अभी तक उसकी गाल पर ही था। वो जब वहाँ पर वान वान को देखती है तो उस पर गुस्सा करने लगती है। कहती है तुम्हारे पास डिग्री तो है नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, और उसके डिजाइन्स देखकर हवा में उड़ा देती है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है और कहती है इसे बाहर निकाल दो, ये तो डिजर्व ही नहीं करती कि इसका इंटरव्यू भी किया जाए। अब यहाँ पर गार्ड शोए की बात सुनते हैं और उसे कंपनी से बाहर ले जाकर फेंक देते हैं। अब वान वान का दिल तो बहुत बुरी तरह से टूट गया था। वो अपने सारे डिजाइन्स को समेटती है और उठकर खड़ी हो रही थी कि इतने में वो देखती है कि पास से एक बॉस गुजरा है। जब वो गुजर जाता है, उसने उसे सिर्फ बैक साइड से देखा था। वो सोचती है कि इसकी बैक साइड से लुक तो बिल्कुल शियांग जैसी है, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ, मेरा हस्बैंड बेचारा तो एक गरीब आदमी है। इतने में वो वहाँ पर शियांग को कॉल भी करती है और कहती है कि आज मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। एक्चुअली मेरा इंटरव्यू हुआ ही नहीं बल्कि उससे पहले ही मुझे ऑफिस से बाहर फेंक दिया गया। ये सुनते ही उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर करता है कि जिस किसी ने भी ये हरकत की है मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, उसे फायर करो और मेरी वाइफ को वापस लेकर आओ, उससे इंटरव्यू लो, उसे इज्जत से बिठाओ। अब असिस्टेंट को अपनी जॉब बचाने के लाले पड़े हुए थे। वो पहले तो कॉल्स करता है जो कि वान वान उठाती नहीं, स्कैम समझ लेती है, और उसके बाद वो खुद ही भागकर बाहर उसे तलाश करता हुआ उसके पास पहुंच जाता है। बहुत रिस्पेक्ट के साथ उसे अंदर लेकर आता है कि आपका इंटरव्यू तो हमने लाजमी लेना है, आपका टैलेंट हमें बहुत पसंद आया है। अब जब वो अंदर जाती है और सीनियर डिजाइनर उसके सारे डिजाइन्स देखता है तो वो भी इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह पाता। उससे कहता है कि आपको ये जॉब मिल गई है, आप अपनी सैलरी की डिमांड बताएं। उसकी बहुत अच्छी सैलरी भी इस वक्त फिक्स हो गई थी और उसे अपनी ड्रीम कंपनी में जॉब भी मिल चुकी थी। ये देखते ही वान वान बहुत खुश हो जाती है। जबकि उसी टाइम पर जब उसे उसके कोलीग्स से और डिफरेंट डिपार्टमेंट से विजिट कराया जा रहा था तो वहीं पर हम शोए को देखते हैं जो अपने फेस पर चप्पल का निशान लिए वहां से अपना सामान पैक करके फायर होके बाहर निकल रही थी। वो देखते हुए हैरान रह जाती कि मुझे निकाल इसको रख लिया गया है। अब वो सीधी ज़ैंग यांग के पास जाती है। ज़ैंग यांग भी वहीं पर ही जॉब करता था, वो बहुत सीनियर मैनेजर था। शोए जाती है और उससे कहने लगती है कि कहीं तुमने तो सिफारिश नहीं की उसकी, वो ऐसे कैसे जॉब पर आ सकती है जब उसके पास डिग्री ही नहीं। लेकिन ज़ैंग यांग उससे कहता है कह रहे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसकी क्यों सिफारिश करूंगा जब मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ।
अब जब वान वान अपने काम से फारिग होती है तो बाहर शियांग खड़ा अपनी वाइफ का वेट कर रहा था। वहाँ पर एक मैनेजर उसे आकर ग्रीट करने ही वाला था कि वो उसे पीछे भेज देता है और फिर उसके बाद अपनी वाइफ को वहाँ से पिकअप करता हुआ चला जाता है। वान वान बहुत खुश थी और उससे कहने लगती है कि लगता है ये फ्लैश मैरिज मुझे सूट कर गई है। तुम्हें मिलने के बाद मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। वान वान उससे कहती है कि अब मैंने ऑफिस में काम करना है तो मुझे कुछ फॉर्मल ड्रेसेस भी चाहिए होंगे। वो उसे एक नाइट मार्केट में लेकर जाती जहाँ पर सस्ते ड्रेसेस मिलते थे। इस जगह पर शियांग पहली दफा आया था। वो उससे कहता है कि तुम क्यों डरती हो, कुछ पैसे खर्च करके किसी बड़े स्टोर से ले लो। लेकिन वो कहती है इतने पैसे मेरे पास जाया करने के लिए नहीं, मेरे पर कर्जा भी है और हमने अभी अपना घर भी बनाना है। वो उससे कहने लगती है कि खूबसूरती सिर्फ ब्रांड्स में नहीं होती बल्कि देखने वाली की नजर में होती है। मैं डिजाइनर हूँ, देखना मैं कैसे बार्गेनिंग करके अपने लिए अच्छे ड्रेस चुन लूंगी। और वाकई जो ड्रेसेस उसने चुने थे वो बहुत अच्छे थे। ये बात शियांग भी नोटिस करता है। अब एक जगह पर खड़ा शियांग उसका वेट कर रहा था कि वान वान को कोई खींचकर अपने साथ ले जाता है और वो कोई और नहीं था बल्कि लोन शार्क्स वाले थे। वो उसे कहने लगते हैं कि इस महीने का इंटरेस्ट नहीं आया, अगर 3 हफ्ते के अंदर अंदर तुम पैसे जमा नहीं कराती तो हम सिगरेट से तुम्हारा फेस जला देंगे। उसे डेमो भी दिखाते हैं। ये देखकर बेचारी काफी डर जाती है और वही जो थोड़ी देर पहले इतनी खुश फिर रही थी अब वो वान वान एक सैड फेस के साथ बाहर आती है। अपने हस्बैंड को तो कुछ नहीं बताती, बस खामोशी से घर चली जाती है। अब एक दिन शियांग अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि वहीं पर ही उसकी कजन सिस्टर भी आ जाती है और वो उससे कहने लगती कि लगता है तुम भाभी के प्यार में इतने डूब चुके हो कि अब हमारे साथ समय भी नहीं बिताते। वो उसे कहने लगता है कि एक्चुअली तुम्हारी भाभी है ही इतनी स्वीट। और एक बात और बता दूं कि वो इसी ऑफिस में अब जॉब भी करने लगी है और वहीं पर ही इंटर्नशिप उसकी कजन भी करना चाहती थी। तो वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें उसी टीम में ऐड कर दूंगा जहाँ पर वान वान भी है, ताकि उसे तुम्हारी सपोर्ट मिलती रहे। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई और बुली करे। अब उसकी हेल्प करने के बदले उसकी कजन उससे अपने लिए कुछ गिफ्ट्स मांग लेती है, वो भी ब्रांडेड। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें वान वान को दिखाते हैं जो कि आज जैंग यांग से मिलने के लिए एक जगह पर गई हुई थी। जैंग यांग उसे बहुत बातें लगाता है और कहने लगता है कि लगता है तुम्हारा बहुत दिल टूट गया था, तुम मेरे प्यार को और मुझे भुला नहीं पा रही थी, तभी तो तुमने फ्लैश मैरिज कर ली है। पता नहीं राह गुजरते किस लड़के को उठाकर तुमने उससे शादी की है सिर्फ मुझे दिखाने के लिए। लेकिन वान वान उसकी किसी बात का उसे जवाब नहीं देना चाहती थी। वो यहाँ पर उसका हाथ सख्ती से पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि उस दिन तुमने मेरी इंसल्ट की, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर बाहर से शियांग भी गुजर रहा था जो कि अपनी वाइफ को किसी और के साथ देख लेता है। उस टाइम पर जैंग यांग ने जिस तरह से उसका हाथ पकड़ा हुआ था वो बहुत अजीब सा दिख रहा था। असिस्टेंट कहने लगता है कि ये क्या है, लेकिन शियांग कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है जो हमें दिखता है वो हकीकत नहीं होती, हमें अपने प्यार पर भरोसा रखना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से मुड़ जाता है और जैसे ही वो मुड़ता है उसी टाइम पर वान वान ने बड़ी सख्ती से अपना हाथ छुड़ा लिया था। वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास मेरा जेड पेंडेंट है, मेरी मम्मी की निशानी, वही लेने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। वो उसे जेड पेंडेंट दे तो देता है लेकिन वो टूटा हुआ था। अपनी मम्मी की निशानी को इस हालत में देखकर वान वान बहुत सैड हो जाती है। अब सैड होते ही वो शियांग को कॉल करती है और कहती है कि आज मैं बहुत उदास हूँ और मुझे बहुत भूख भी लग रही है, प्लीज मेरे लिए घर पर अच्छा सा खाना बना कर रखना। और शियांग तुरंत ही घर पहुंचकर कुकिंग करने लगता है। उसका असिस्टेंट भी उसके साथ था, लेकिन जो भी खाना उसने पकाया था वो सारा जल गया था। उसे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी। अब इतना खराब खाना, पहले तो वो अपने असिस्टेंट को टेस्ट कराता है। वो बहुत कोशिश करता है तारीफ करने की लेकिन नहीं कर पाता। तो शियांग कहता है क्या मुझे प्लान बी ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो सारा खाना किसी और एक्सपर्ट शेफ से बनवा लेता है और जब उसकी वाइफ घर आती है, जले की बू तो बहुत आ रही थी लेकिन जब वो जाकर देखती है तो सारा खाना बिल्कुल फ्रेश पड़ा था, कुछ भी जला हुआ नहीं था। इतना सारा खाना वो देखकर हैरान रह जाती है और कहने लगती है कि मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम जैसा हस्बैंड मिला। और उसने ये भी देखा था कि मेरे हस्बैंड को मेरे लिए काम करते हुए, सब्जियां काटते हुए हाथ पर कट भी लग गया है। वो बहुत सॉरी फील करती है। यहाँ पर शियांग दिल में कोई बात नहीं रखता और उससे कहता है कि आज तुम अपने एक्स फियांसे से मिलने के लिए गई थी। तो वो आगे से कह देती है हाँ मैं उससे मिलने गई थी क्योंकि उसके पास मेरा जेड पेंडेंट था और वो मैं वापस ले आई हूँ पर ये टूटा हुआ है। अब शियांग तो उसे सैड नहीं देख सकता था। वो उससे कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है, वो इसी पेंडेंट्स में काम करता है, मैं उससे कहकर ये फिक्स करा दूंगा और वो अपने पास रख लेता है। वो बस किसी भी तरह से वान वान को हमेशा खुश देखना चाहता था। अब रात के टाइम पर शियांग उसके पास आता है। वान वान बताती है कि मैं तुम्हारे लिए भी एक कोट डिजाइन कर रही हूँ और ड्रेस की डिजाइनिंग के लिए वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी मेजरमेंट्स लेनी पड़ेंगी। मेजरिंग टेप नहीं बल्कि वो कहती है मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं हाथों से काम चला लूंगी। अब वो हाथों के थ्रू उसकी मेजरमेंट ले रही थी। वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके थे, लेकिन शियांग को अच्छे से याद था कि डॉक्टर ने अभी से रेस्ट बोला हुआ है, तो वो उससे ज्यादा अपनी वाइफ के क्लोज नहीं आता बल्कि उसकी हेल्थ का ख्याल रखते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है।
अब नेक्स्ट डे वॉन वॉन अपने हस्बैंड को अपने डैड से मिलाने के लिए लेकर जाती है। वो उसके डैड से मिलता है तो देखकर हैरान रह जाता है। वो लोग काफी पुअर थे और उसके डैड बहुत स्वीट भी थे। वो उसे देखते हैं कि गरीब लड़का है लेकिन उसे छोटा नहीं समझते। वो उसे पूछने लगते हैं कि तुम क्या काम करते हो, तो वो बताता है कि मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। उसके डैड आगे उसे इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, कहते हैं तुम किस एरिया में डिलीवर करते हो। वो भी पहले डिलीवरी बॉय ही रहे थे। शियांग उस टाइम पर तो किसी तरह से बात को संभाल लेता है, लेकिन वहीं पर ही वॉन वॉन और शियांग को एक बात पता चलती है और वो ये थी कि डैड अपना और वॉन वॉन का कर्जा उतारने के लिए म्यांमार जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत खतरा था, इलीगल जा रहे थे, लेकिन सैलरी ज्यादा होने की वजह से वो ये रिस्क लेने को तैयार थे। ये सुनकर शियांग बहुत सैड हो जाता है। वो नहीं चाहता था कि वान वान के डैड को कुछ हो और उन्हें दुख पहुंचे और वो भी दुखी हो जाए। वो उनसे ट्रैवल एजेंट की सारी डिटेल्स मांग लेता है ताकि इन्वेस्टिगेशन करा सके। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वान वान अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गई हुई है। वो अपनी फ्रेंड को भी ये सारा कुछ बताती है कि डैड इतना खतरा लेकर वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर पीस ही नहीं है। उसकी फ्रेंड भी ये सुनकर परेशान हो जाती है। यहाँ पर शियांग फ्रेंड से पूछती है कि तुम तो हमारे घर के करीब रहती हो, तुमने कभी देखा तो नहीं कि लोन शार्क्स वाले आकर डैड को परेशान करते हो। एक्चुअली उसकी फ्रेंड ने देखा था। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि एक दफा डैड के पास वही लोन शार्क वाला आया था। वो उनको यही धमका कर गया था कि अगर तुम टाइम पर पैसे नहीं लौटाओगे तो फिर अपनी बेटी ही हमें दे दो, हम उसको एक बार गर्ल बनाकर उससे सारा पैसा पूरा कर लेंगे क्योंकि वो बहुत सुंदर है। लेकिन ऑफ कोर्स डैड को ये एक्सेप्ट नहीं था। वो चाहे कुछ भी करते, वो कहते हैं कि मैं खुद तुम्हें पैसा लौटाऊंगा। लेकिन फ्रेंड ने तो वान वान की तसल्ली करा ली थी। डैड ने एक्चुअली कहा था कि ये बात वान वान को ना पता चले, उसकी नई नई शादी है, वो टेंशन में आ जाएगी, तो इसीलिए फ्रेंड उसके सामने झूठ बोल देती है कि ऐसा उसने कभी कुछ नहीं देखा। अब उसके बाद हमें दिखाते हैं शियांग की ग्रैंड माँ को, जो कि उससे कहने लगती है कि तुम्हें एक लड़की पसंद आ गई, तुमने उससे शादी भी कर ली, लेकिन मुझे दिखाई ही नहीं। मैं ऐसे ही तुम्हारी लाइफ में किसी को नहीं आने दूंगी क्योंकि तुम्हारी मम्मी पता है वो किस टाइप की लड़की थी, उनको सिर्फ पैसे से मतलब था, वो तुम्हें अबंडन करके चली गई थी। अब ये लड़की भी वैसी ही ना निकले, इसलिए तब तक मैं इसे अप्रूव नहीं करूंगी जब तक मैं खुद इसका टेस्ट नहीं ले लेती। अब थोड़े दिनों बाद वान वान ने नोटिस किया था कि शियांग हर टाइम पर ग्लव्स क्यों पहने रखता है। वो उससे पूछती है तो वो बताता है कि एक्चुअली मुझे मीजोफोबिया है, तुम्हारे अलावा किसी का टच मुझे सूट नहीं करता। अब एक दिन अपना मेडिकल चेकअप कराने के लिए वान वान ने हॉस्पिटल जाना था। शियांग बहुत प्यार से अपनी वाइफ को साथ लेकर जाता है और वहाँ पर भी इतने अच्छे से उसकी केयर कर रहा था। यहाँ पर ज़ेंग यांग भी आया हुआ था, वो ये सारा कुछ देख लेता है और ऑफ कोर्स जब वो वान वान को इतना खुश देखता है तो उसका मन करता है कि इसकी लाइफ की सारी खुशियों को बर्बाद ही कर दे। अब नेक्स्ट डे वान वान ने ऑफिस में अपना फर्स्ट डे ज्वाइनिंग देनी थी और उसे एक टीम भी असाइन होनी थी। वो वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ पर अपने हस्बैंड की कजन लाला दिखाई देती है। वो उसे देखकर खुश हो जाती है कि कितना अच्छा कोइंसिडेंस है, हम दोनों यहाँ इकट्ठे काम कर सकते हैं। उसे ये नहीं पता था कि लाला को जानबूझकर यहाँ पर उसके हस्बैंड ने ही सेट किया है। इतने में उनका इंट्रोडक्शन कराया जाता है उनके मैनेजर से। उनका टीम लीडर था वो और उन्होंने सारे ऑर्डर ज़ेंग यांग के ही मानने थे। ये देखते ही वान वान का मूड खराब हो जाता है। वो सोचती है कि मैं कैसी किस्मत लिखवा कर लाई हूँ। अब इतने में एक और कैरेक्टर की वहाँ पर एंट्री होती है और वो है ली फेफे। ली फेफे को ज़ेंग यांग सबसे इंट्रोडक्शन कराता है। वो बताती है कि मेरा क्या नाम है, मैं कहाँ से आई हूँ, कितने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हूँ, और साथ ही साथ ज़ेंग यांग सबको ये भी बता देता है कि ये हमारे हुओ ग्रुप के सीईओ मिस्टर हुओ की होने वाली पत्नी भी हैं, उनकी फियांसी भी हैं, और इसीलिए आप अभी से ही इनको मिसेज हो भी बोल सकते हैं। ऑल्दो हुओ ने तो अभी तक शादी के लिए यस बोला ही नहीं था, वो तो किसी और से शादी भी कर चुका था, लेकिन ले फेफे अपनी जगह सपने सजाए बैठी थी। वो सोचने लगती है कि चलो अच्छी बात है, ये लोग मुझे मिसेज हो बोलेंगे, मुझे और भी रोब डालने का मौका मिलेगा। यहाँ वो ज़ेंग यांग से कहती है कि कोई एक मेरा पक्का असिस्टेंट बना दो जो कि सारे मेरे छोटे बड़े काम किया करेगा। यहाँ पर ज़ेंग यांग की ऑफ कोर्स दुश्मनी थी तो वान वान से थी। वो उसी को ही उसका असिस्टेंट बना देता है। वो चाहता था कि थोड़े दिन यहाँ काम करेगी और फिर उसके बाद ये खुद ही भाग जाएगी और वॉलंटरली ये रिजाइन करके चली जाएगी क्योंकि ज्यादा दिन कोई ले फेफे को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब बस हमें बेचारी वान वान की लाइफ को ही दिखाते हैं जो कि किसी नर्क से कम नहीं थी। फेफे अपने छोटे बड़े सारे काम उससे कराती थी, सारा दिन उसे भगाती थी, अपनी खिदमतें भी कराती थी और डांटती अलग से थी। ये सारा कुछ फिर भी वान वान बर्दाश्त किए जा रही थी क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी और उसे उसकी ड्रीम जॉब भी तो मिल चुकी थी। अब एक दिन फेफे उससे ऑर्डर करती है कि आज मेरे फियांसी हुओ ने आना है और हुओ जब आएगा एलिवेटर से तो मुझे उसकी फोटो सेंड कर देना ताकि मुझे पता चल जाए उसने किस तरह के कपड़े पहने, मैं भी उसका मैचिंग अपने लिए सेटअप कर लूं। ये सुनकर वो फेफे को बातें तो बहुत लगाती है कि तुम्हारा हस्बैंड होने वाला है, मुझे क्यों भेजती हो, तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए कि वो क्या पहन कर आ रहा है। लेकिन ऑफ कोर्स फेफे ने ऑर्डर कर दिया था तो काम तो उसे करना पड़ेगा। अब वो बाहर
जाती है और लाला को भी यही बताती है। लाला परेशान हो जाती है कि कहीं मेरा भाई पकड़ा ना जाए। देती है वो तुरंत ही शियांग को मैसेज कर देती है कि भाभी एलिवेटर के बाहर तुम्हारी फोटो लेने के लिए खड़ी हुई है। अब जैसे ही वो एलिवेटर खुलती है तो वहाँ से शियांग बाहर आता है। शियांग को वो देखते ही हैरान रह जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा सर नेम भी हुआ है, लेकिन क्या तुम ये वाले हुआ तो नहीं हो ना। वो बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो यहाँ पर चीफ ड्राइवर की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आया हूँ। सुना है कि यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी मिल जाती है, मेरी कोशिश है कि ज्यादा पैसे कमाएं और हम दोनों जल्दी से अपना घर बना लें। और इतने में अपने असिस्टेंट के सामने ही झुक उसे हैंडशेक करने लगता है और रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे यहाँ पर जॉब पर रख लें, मैंने अपनी CV भी सेंड की है, मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। तो ये देखते ही वान वान भी उसकी सिफारिश करने लगती है कि हाँ ये मेरा हस्बैंड है, इसे जॉब की जरूरत है, प्लीज इसे भी रख लें। अब इस तरह से एक दफा तो वो शियांग अपनी वाइफ के हाथों पकड़े जाने से बच जाता है और वान वान भी अलग खुश हो जाती है कि हम दोनों एक ही कंपनी में काम करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को देखने और मिलने का मौका मिलता रहेगा। अब वान वान को तो झांसा देने के बाद शियांग अपने ऑफिस में पहुंच चुका था। उसे पता चलता है कि फेफे आई हुई है और वो उससे मिलना चाहती है, तो उसका मूड भी खराब हो जाता है और उसे ये भी पता चल गया था कि फेफे उसकी वाइफ के साथ कितना बुरा बर्ताव करती है, सारा दिन उस पर अपने ऑर्डर जमाए रखती है। वो सोचता है कि ग्रैंड माँ ने उसे यहाँ रखवाया है, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसे यहाँ से निकलवा दूं। अब थोड़ी देर बाद उसके कमरे में फेफे आती है, एक्साइटेड होकर उससे मिल रही थी और ऐसा नाटक करने लगती है कि जैसे उसके ऊपर ही गिर रही हो, लेकिन शियांग बहुत केयरफुल था, वो उसे नीचे गिरा देता है अपनी चेयर पीछे करके और फिर साथ ही साथ उसे कहता है कि तुम्हें मैं नहीं बचा सका क्योंकि तुम मुझे छुओगी मुझे एलर्जी हो जाएगी। फेफे तो बहुत कोशिश करती है उसका दिल जीतने की, लेकिन वो उसे जरा भी भाव नहीं देता। यहाँ पर फेफे ने उसके टेबल पर जेड पेंडेंट भी देख लिया था, जो कि फटाफट शियांग उसके हाथ से लेता है और फिर खुद उसे साफ करने लगता है, जैसे वो किसी और का टच भी इस पेंडेंट पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उधर लाला आकर वान वान को बताती है कि वही फेफे जो हर वक्त तुम्हें डांटती रहती थी, सुना है कि उसे आज मिस्टर हुओ से डांट पड़ी है, लगता है तुम्हें थोड़ी तो खुशी होनी चाहिए इस बात को सुनकर। अब शाम को शियांग अपनी वाइफ से मिलता है और उसके सामने वो बिल्कुल एक नॉर्मल सा इंसान बनकर आम से कपड़े पहनकर फिर रहा था। वो डिलीवरी बॉय बनकर बहुत सा सामान भी उठाए हुए था। यहाँ पर वो गिर जाता है और अपनी वाइफ को भी खुद के क्लोज कर लेता है। उसका मन तो कर रहा था कि उसे किस कर ले, लेकिन वान वान उसे खुद को छूने नहीं देती और फिर उसके फेस पर कलर्स लगा देती है और वो दोनों काफी देर तक कलर्स से खेलते रहते हैं। उसके बाद जब वो घर पहुंचते हैं तो तब भी एक दफा वान वान के पास शियांग आता है, लेकिन शियांग को अपनी लिमिट्स अच्छे से याद थी। वो उसे गुड नाइट बोलता है, बहुत प्यार से देखता है और वहाँ से चला जाता है। वो चाहता था कि जब तक उसकी वाइफ रेडी ना हो वो उसके क्लोज भी नहीं आएगा और इस बात का एहसास वान वान को भी था कि उसका हस्बैंड कितना केयरिंग और कितना लविंग है। वो वाकई उसके लिए फॉल कर चुकी थी। इवन कि वो रात को सपना भी यही देखती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ समय बिता रही है, लेकिन सुबह उठकर बहुत सैड होती है कि ये सिर्फ एक सपना था। उधर हमें ग्रैंड माँ को दिखाते हैं, उन्होंने बिल्कुल आम से गरीबों वाले कपड़े पहने हुए थे और अपने ड्राइवर से कहती है कि मुझे ऑफिस के बाहर छोड़ दो। ऑफिस के बाहर वो जब देखती हैं वान वान को तो उसके पास जानबूझकर जाती हैं, उसका बिहेवियर देखना चाहती थी, उससे रास्ता पूछती हैं, लेकिन वो जल्दी में थी क्योंकि फेफे का प्रेशर था। वो ज्यादा अच्छे से उस ओल्ड लेडी की हेल्प नहीं कर पाती और थोड़ी देर बाद वो देखती है तो ओल्ड लेडी बेहोश हुई पड़ी थी। अब वो भाग कर आती है और उनको हॉस्पिटल लेकर जाती है। उसे तब तक ये नहीं पता था कि एक्चुअली उसके हस्बैंड की ग्रैंड माँ जो उसका टेस्ट लेने के लिए आई हैं। अब वो ग्रैंड माँ जो बहुत पुअर दिख रही थी वो उन पर दया खाकर हॉस्पिटल के सारे मेडिकल बिल्स वगैरह पे कर देती है, लेकिन ग्रैंड माँ तो बेहोश थी, वो उसे देख ही नहीं सकी थी कि कौन उनको हॉस्पिटल में लेकर आया है। इतने में बार बार वॉन को ऑफिस से कॉल आ रही थी। फेफे का बहुत प्रेशर था तो उसे वही सारा कुछ बीच में छोड़कर वापस जाना पड़ता है। अब जैसे ही वो पहुंचती है तो फेफे उस पर बहुत गुस्सा कर उसको एक थप्पड़ दे मारती है कि तुमने इतना लेट काम क्यों किया है। और ये सारा कुछ बाहर खड़ी लाला भी देख रही थी, जो कि फौरन से अपने भाई को मैसेज कर देती है और बताती है कि किस तरह से फेफे ने भाभी पर हाथ उठाया है। जबकि अंदर वान वान फेफे को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि एक्चुअली एक ग्रैंड माँ बाहर गिर गई थी और उनको मैंने हॉस्पिटल पहुंचाया है इसलिए लेट हो गई। लेकिन फेफे इतनी संग दिल थी कि आगे से कहने लगती है कि ऐसे बहुत से लोग रास्ते में पड़े मरते रहते हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, मेरा काम ज्यादा इम्पोर्टेंट था। वो तो एक दफा फिर से उस पर हाथ उठाना चाहती थी कि इतने में मिस्टर हुओ का सेक्रेटरी लियो वहाँ पहुंच जाता है, जो कि आते ही फेफे को कहने लगता है कि तुम ऑफिस में वायलेंस कर रही हो, फिजिकल अब्यूज यहाँ पर मना है और इसकी सजा तुम्हें दी जाएगी। और यहाँ पर वो कहने लग जाता है वान वान से कि तुम इससे बराबर का बदला लोगी। इससे पहले कि वान वान उस पर हाथ उठाती वो उसे रोक देता है और कहता है कि मिस्टर हुओ का ऑर्डर है कि आपको अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं, इन पर हाथ मैं उठाऊंगा, और उसको एक थप्पड़ दे मारता है। अब ये सारा कुछ देखने के बाद तो वान वान को फिजिकली खुद से थप्पड़ मारने से भी ज्यादा मजा आया था। अब सेक्रेटरी लियो से कहता है कि आइंदा भी कोई तुम्हें तंग करे तो तुमने मुझे इन्फॉर्म करना है, अब आराम से तुम अपनी सीट पर जा सकती हो।
अब ये खबर ऑफिस में जंगल के आग की तरह से फैल भी चुकी थी और हर कोई यही गॉसिप्स कर रहा था कि वॉन वॉन को आकर मिस्टर लियू ने बचाया है, जो कि बॉस का सेक्रेटरी है। और किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि सीईओ की होने वाली मिसेस को इस तरह से पनिशमेंट मिलेगी। हर कोई यहाँ वॉन वॉन की तारीफ करने लगता है और ये सारा कुछ चोरी चोरी ली फेफे भी सुन रही थी, जिसे ये सब सुनने के बाद बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन फेफे एक और चाल चलती है। एक्चुअली उसे पता चल गया था कि उसी सेक्रेटरी लियू की यहाँ से कहीं और ट्रांसफर कर दी गई है और इसी को वो यूज करती हुई सबके सामने आती है और कहती है कि शायद तुम लोगों को पता नहीं, मिस्टर हु, जो कि मेरा हस्बैंड होने वाला है, तुम सब का प्रेसिडेंट, उसने सेक्रेटरी लियू को जॉब से निकाल दिया है और पता है कहाँ ट्रांसफर किया है? अपनी सबसे छोटी सब्सिडरी में। और ये उसकी पनिशमेंट है जो उसने वॉन वॉन के साथ मिलकर मेरे खिलाफ चाल चली थी। और साथ ही साथ वो वॉन वॉन को बदनाम भी करने लगती है और कहती है कि एक्चुअली ये सेक्रेटरी लियू को अपने साथ फंसा रही थी और उसके साथ फ्लर्ट करके इसने ये सारी चालें चली हैं। और इतने में वहाँ पर ज़ांग यान भी आ जाता है, जो कि ऑफ कोर्स ली फेफे की साइड ले रहा था और कह रहा था कि ऐसी लड़की को तो रिजाइन कर देना चाहिए जो कि ऑफिस में दूसरे लोगों को सीड्यूस करती फिर रही हो। जबकि उसी टाइम पर हमें शियांग को दिखाते हैं जो कि अपने सेक्रेटरी के साथ एक मीटिंग कर रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद वो उससे मशवरा लेने लगता है कि एक्चुअली मैं इस मामले में ज्यादा अच्छा नहीं, मैं अपनी वाइफी को कुछ गिफ्ट में देना चाहता हूँ, उसे क्या दूं कि वो बहुत खुश हो जाए। यहाँ पर उसका सेक्रेटरी उसे मशवरा देता है, जितने आप बड़े बॉस हैं आपको तो एक कार गिफ्ट करनी चाहिए और वो भी लग्जरी वाली। लेकिन ऑफ कोर्स शियांग तो उसके सामने एक पुअर बॉय बना हुआ था, डायरेक्टली ये नहीं कर सकता था, लेकिन इनडायरेक्टली उसने ये कैसे करना ये उसने जुगाड़ लगा लिया था। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि फेफे चोरी चोरी हमेशा से वॉन वॉन पर नजर रखती थी। उसने देखा था कि वॉन वॉन आजकल जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है उसका डिजाइनिंग ड्राफ्ट उसने अपने कंप्यूटर में भी सेव किया हुआ है और उसकी एक कॉपी उसने अपनी फ्लैश ड्राइव में भी रखी है। वो सोचने लगती है कि इसी के डिजाइन किसी से चोरी करा के मैं इसे फंसाने की कोशिश करूंगी। जबकि दूसरी तरफ हमें लाला को दिखाते हैं। लाला भी उसी प्लानिंग में भाई का हिस्सा बनी हुई थी कि किस तरह से उसने भाभी को एक गिफ्ट दिलाना है। वो यहाँ पर वॉन वॉन को कहने लगती है कि टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज हो रही हैं, शाम को पार्टी है, सारे कोलीग्स वहाँ पर आ रहे हैं और सुना है वहाँ पर एक स्पेशल प्राइज भी है जो कि लकी ड्रॉ करके मिलेगा और वो एक लग्जरी कार है। क्या पता तुम्हारी किस्मत खुल जाए, तुम जरूर आना, लकी ड्रॉ में तुम्हारा नाम भी निकल सकता है। लेकिन वॉन वॉन को लगता था कि मेरी किस्मत कहाँ इतनी अच्छी होने वाली है, आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो आगे कैसे होगा। लेकिन फिर भी लाला को उसके भाई ने ड्यूटी पर लगाया था तो किसी न किसी तरह से वॉन वॉन को उस पार्टी में लेकर आ जाती है। उसी पार्टी में सारे कोलीग्स आए हुए थे और यहाँ पर ज़ैंग या ली फेफे का पर्सनल सर्वेंट बनकर जैसे उसके साथ साथ फिर रहा था और हमेशा यही कहता था कि जो स्पेशल प्राइज है नंबर 1 वाला वो तो पहले से ही फिक्स्ड है, ऑफ कोर्स मिस्टर हुओ अपनी होने वाली वाइफ को ही देंगे। और जब वो लकी ड्रॉ के लिए एक नंबर वॉन वॉन के हाथ में देखता है तो हंसने लगता है और उससे बेट भी लगा लेता है। कहता है कि कुछ भी हो सकता है लेकिन तुम्हारा प्राइस तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। यहाँ पर वो सारों के सामने उसका मजाक भी उड़ा रहा था, उसे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश भी करता है। ये सारा टाइम वॉन वॉन खामोश रहती है, लेकिन उसने ये लकी ड्रॉ वाले नंबर की एक फोटो अपने हस्बैंड को सेंड कर दी थी और उससे बस यही कहा था कि मेरे लिए प्रे करना कि मैं ये जीत जाऊं। और ऑफ कोर्स उसकी ये विश भी पूरी होने वाली थी। थोड़ी देर बाद जब विनर अनाउंस होता है तो वो नंबर एग्जैक्टली वही था जो कि उस वक्त वॉन वॉन के पास था और ये पर्ची उसके हाथ में देखते ही ज़ैंग यांग इतना जलता है कि उसे छीन कर अपने मुंह में डाल लेता है और चबा जाता है। हर कोई उसे देखकर हंस रहा था। अब जब वो पूरी तरह से खा चुका था तो वॉन वॉन उससे कहती है कि क्या ये डिलीशियस थी तो तुम्हें मुबारक हो, लेकिन मेरे पास इसकी एक कॉपी भी है। और वही कॉपी वो लेकर जाती है और फाइनली उसने कार विन कर ली थी। अब इसी कार की वो फर्स्ट राइड अपने हस्बैंड के साथ बैठ कर लेती है और उससे कहने लगती है कि मैं इस तरह की कार पहली दफा चला रही हूँ। और यहाँ पर शियांग को बहुत खुशी होती। ये सरप्राइज जो उसने इनडायरेक्टली अपनी वाइफ को दिया था उसके फेस पर खुशी वो सामने देख सकता था। यहाँ पर वो उससे कहने लगती है कि मुझे बहुत मन कर रहा है इस वक्त फ्रूट्स खाने को और पास ही एक ऑरेंजेस का ऑर्चर्ड भी था। तो वो लोग उसी तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर रात का टाइम था और एक फेंस भी लगी हुई थी। गार्ड से चोरी चोरी उस ऑर्चर्ड में जाकर फ्रूट्स खाने का कुछ अपना ही मजा था। पहले शियांग जंप करता है और उसके बाद वो वॉन वॉन को अपने पीछे बुला लेता है। वॉन वॉन जब जंप करती है तो उसकी लैंडिंग सीधी अपने हस्बैंड के ऊपर ही हुई थी। अब यहाँ पर वो दोनों इकट्ठे बहुत सारा एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को फ्रूट्स भी खिलाते हैं, इकट्ठे टाइम पास करते हैं। कुछ देर वो दोनों इकट्ठे बैठकर बातें कर रहे थे। यहाँ पर वॉन वॉन उसे बताती है कि किस तरह से उसने जो अपना बचपन गुजारा था उसके घर के करीब भी इसी तरह का एक ऑर्चर्ड होता था। और ये सब देखने के बाद उसे अपनी मम्मी की याद आ गई। वो हमेशा अपनी मम्मी के साथ यहाँ आया करती थी।
लेकिन अब जिस तरह से उसकी मम्मी की डेथ हुई और उसके बाद उनके हालात इतने डिफिकल्ट हो गए कि उन पर कर्जे का बोझ पड़ गया, वो सैड हो जाती है ये सारा कुछ बताते हुए। शियांग भी उससे अपनी स्टोरी शेयर करने लगता है। उसकी कहानी भी थोड़ी दुख भरी थी। वो बताता है कि मेरे डैड की एक एयरप्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी और उसके बाद मेरी मम्मी मुझे अबंडन करके किसी और के साथ शादी करके चली गई थी। मुड़ के भी मुझे कभी नहीं देखा था और उसी इंसिडेंट के बाद से मुझे ये फोबिया हो गया कि मैं वुमेन से एलर्जिक हो गया। सिर्फ तुम ही वो लड़की थी जिसके साथ मेरा ये रिलेशनशिप कायम हुआ और उसके बाद मुझे एलर्जी नहीं हुई। ये सुनकर वॉन वॉन कहने लगती है कि इसका मतलब है कि तुम्हारी और मेरी डेस्टिनी दोनों इंटरलिंक्ड है। अब यहाँ पर शियांग अपनी वाइफ को एक किस भी करता है। वो दोनों काफ़ी क्लोज हो चुके थे। इंटीमेट होते से पहले ही बेचारी वॉन वॉन काफ़ी डर जाती है और उससे कहती है कि पता है मुझे डॉक्टर ने 1 महीना रेस्ट का बोला है और वो महीना अभी तक पूरा नहीं हुआ। ये बताते हुए वो काफ़ी शर्मा भी रही थी और हमारा हीरो शियांग भी काफ़ी शर्मिंदा होता है और उससे कहता है कि एक्चुअली उस दिन बार में मुझे किसी ने ड्रग्ड कर दिया था, लेकिन अब जब तक तुम रेडी नहीं हो जाती, तुम्हारी मर्जी नहीं, मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। और फिर इसके साथ ही उन्हें पता चलता है कि गार्ड अंकल ने उनको पकड़ लिया है। वो टॉर्च लिए उनके पीछे पीछे भाग रहा था, जब वॉन वॉन वहाँ पर जितने भी फ्रूट्स उन्होंने खाए थे उसके पैसे वहाँ से छोड़ती वहाँ से भागने लगती है। यहीं पर ही कोई उनकी फोटोज भी बना रहा था और यहाँ पर उन दोनों की इकट्ठी जो वीडियो बनाई थी वो पहुंच चुकी थी फेफे तक। फेफे ने उनके पीछे अपने स्पाई छोड़े हुए थे और ये देखकर उसे पता चल जाता है कि एक्चुअली मिस्टर हुओ ने जो फ्लैश मैरिज की है वो किसी और से नहीं बल्कि वॉन वॉन से ही की है। ये देखकर वो और भी गुस्से में आ जाती है और जलने लगती है। उसे पहले ही वॉन वॉन से नफरत थी। अब वो सीधी अपने डैड के पास जाती है और उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगती है। कहती है कि आपने मुझे वहाँ पर काम पे भेज दिया, लेकिन वहाँ पर एक लड़की वॉन वॉन है जो मुझे बहुत तंग करती है और मुझे इतना जलील किया जा रहा है, इवन कि मुझे एक थप्पड़ भी खाना पड़ा और वो भी हुओ के सेक्रेटरी से। आप ऐसा करें ना, थोड़ा जाए हुओ पर रोब डालें, हमारी कंपनी उससे कॉपरेशन बंद कर देगी, ये धमकाएं ताकि वो जल्दी से जल्दी मुझसे शादी करे। अब एक तरफ तो उसने अपने डैड को भड़का लिया था, जबकि दूसरी तरफ वो ग्रैंड माँ से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि ग्रैंड माँ किसी लड़की की तलाश में है कि जो उनको हॉस्पिटल एडमिट करा कर लाई थी। वो उसका एहसान चुकाना चाहती थी। और फिर ये सुनते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ग्रैंड माँ के सामने एक्टिंग करने लगती है। कहती है कि एक्चुअली वो लड़की मैं ही तो थी जो आपको हॉस्पिटल लेकर गई थी। मैंने आपको बेहोश देखा था, मैं आपको ले गई। मैं नहीं चाहती थी कि आपके ऊपर कोई एहसान जताऊं, मुझे जल्दी थी इसलिए मैं जल्दी में वहाँ से निकल गई, आपसे मिल भी नहीं सकी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो वॉन वॉन का बहुत बुरा इंप्रेशन ग्रैंड माँ पर डालने लगती है और बताती कि वो बहुत क्रूअल नेचर की लड़की है, इवन कि वो बच्चों की और ओल्ड पीपल की बिल्कुल हेल्प नहीं करती। ग्रैंड माँ को भी याद आता है कि उन्होंने भी एक दफा उससे रास्ता पूछा था और उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। और साथ ही साथ वो उनको ये भी बताती है कि वो बहुत छोटी फैमिली से है, गरीब सा खानदान है, इतना सारा उन पर कर्जा है। और इसके साथ साथ उसकी मम्मी के फ्यूनरल पर यह तमाशा हुआ था जो उसने अपने एक्स फियांसी के साथ किया था। वो वीडियो भी उनको दिखा देती है ज़ैंग यांग के मार खाने वाली और उनसे कहने लगती है कि देखना किसी दिन ये आपके बेटे के साथ भी ऐसा ही करेगी और सारी दुनिया तमाशा देखेगी। अब ये सुनने के बाद ग्रैंड माँ को बहुत बुरा लगता है। वो सोचती हैं कि अगर कोई इस काबिल है कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बने तो वो तो सिर्फ फेफे ही है। और वान वान वो उनको बहुत बुरी लगने लगती है। उन्होंने भी फैसला कर लिया था कि अब मैं उन दोनों की डिवोर्स करा के उसकी शादी फेफे से कराऊंगी। जबकि दूसरी तरफ ऑफिस में वॉन वॉन को बाहर निकालने के लिए फेफे ने और ज़ैंग यांग ने मिलके एक प्लान बनाया हुआ था। एक्चुअली जो भी डिज़ाइन ड्राफ्ट सारा रेडी किया था वॉन वॉन ने, वो उसका चुरा लेते हैं। और इसी काम से रिलेटेड जो उनका क्लाइंट था उसका नाम था मिस्टर वोंग और वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। वो ये सोचते हैं कि उसके बाद हम वॉन वॉन को मिस्टर वोंग के पास भेजेंगे कि वो उनको मना खिलाए। और ऑफ कोर्स वो तो एक भेड़िया है, वो शीप को फौरन से चीर फाड़ देगा। तो अपने इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ज़ैंग यांग आता है जल्दी जल्दी और वॉन वॉन से उसका सारा डिज़ाइन ड्राफ्ट मांगने लगता है। उसके कंप्यूटर में से भी डिलीट था। वो अपनी फ्लैश ड्राइव तलाश करने लगती है। वो फ्लैश ड्राइव भी वहाँ पर नहीं थी। वो उस पर बहुत रोब डालता है और कहता है क्या तुम्हें पता भी है अगर ये ऑर्डर हमने टाइम पर जमा ना करा तो हमारी कंपनी को कितना नुकसान होगा। वो उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फाइन बताता है तो वो मिलियंस में था। अब ये सुनते ही वो बेचारी बहुत परेशान हो जाती है। अब ज़ैंग यांग उस पर रोब डालता है और उससे कहता है कि पता है वो क्लाइंट किसी की भी नहीं सुनता, अगर तुम उसे मना लो और उसे थोड़ा सा टाइम बैक करके मांग लाओ तो शायद हम कोई अरेंजमेंट्स कर सकें, वरना इस सब के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल होगी। अब बेचारी वॉन वॉन मान जाती है और उसी क्लाइंट से पर्सनली मिलने के लिए चली जाती है। अब यही बात लाला को भी ऑफिस में पता चल जाती है और लाला ने मिस्टर वोंग के बारे में अच्छे से सुना था कि वो तो एक भेड़िया है। अब उसे फिक्र होने लगती है और वो फौरन से भाई को बताती है कि भाभी कहाँ है। जबकि उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि वॉन वॉन को मिस्टर वोंग ऑर्डर कर रहे थे अगर मुझे मनाना है तो फिर मुझे एक ड्रिंक बना के पिलाओ। और वो उसके सामने अपनी घटिया सी डिमांड्स भी रखते हैं। और ऑफ कोर्स वॉन वॉन को ये सब बहुत बुरा लगता है। वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ।
अब वांग का तो पहले ही मूड खराब हो गया था। वो वहाँ से उठकर चला जाता है, लेकिन ज़ैंग यांग वो वहाँ वॉन वॉन को रोकने लगता है और उससे कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। और इतने में उसकी पॉकेट से वही फ्लैश ड्राइव गिर जाती है जो कि एक्चुअली वॉन वॉन की थी। उसका प्रोजेक्ट ज़ैंग यांग ने जानबूझकर चुराया था, ये उसे पता चल जाता है। वो उससे कहती है कि तुम इतने गिरे हुए होगे, ये मैंने सोचा भी नहीं था। अब यहाँ पर ज़ैंग यांग को गुस्सा आ जाता है। वो वॉन वॉन को नीचे गिराता है, लेकिन इससे पहले कि उस पर हाथ डालता, वहाँ पर शियांग पहुँच जाता है और वो आते ही उसको 1-2 पंच लगाता है और साथ ही लाला को कहता है कि अपनी भाभी को यहाँ से सेफ्टी की तरफ ले जाओ। एक्चुअली ज़ैंग यांग ने भी पर्सनली मिस्टर हुओ को कभी नहीं देखा था, तो वो पहचान नहीं सका था। उसे बस यही लगा था कि ये वॉन वॉन का हस्बैंड है। जबकि बाहर जाकर वॉन वॉन को बहुत फिक्र हो रही थी। वो लाला से कहती कि चलो तुम्हारे भाई की हेल्प करते हैं, कहीं ज़ैंग यांग उसे मारे ना। लेकिन लाला का कहना था कि मेरा भाई स्पेशल फोर्सेस कमांडो की ट्रेनिंग भी लेकर निकला हुआ है, इसलिए तुम जरा फिक्र ना करो। और वो जैसे ही मुड़ती है तो उसका हस्बैंड वहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा हुआ था, जबकि ज़ैंग यांग की उसने ठुकाई लगा के उसे बेहोश कर दिया था। अब वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर आते ही शियांग उसे समझाता है कि तुम कितनी सीधी सादी हो, ये शुरू से ही तुम्हारे लिए एक ट्रैप था, तुम क्यों नहीं समझ पाई। और वैसे भी तुम्हें प्राइवेटली और पर्सनली किसी से मिलने जाने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हें सबसे पहले अपनी सुरक्षा रखनी चाहिए, जो अब आनी जानी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर वॉन वॉन को सिर्फ और सिर्फ शियांग की फिक्र हो रही थी। वो कहने लगती है कि ज़ैंग यांग खतरनाक आदमी है, तुम एक आम से इंसान हो और वो इतना रिच है, वो बदला लेने आएगा और पता है तुम्हें किसी केस में भी फंसा सकता है। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास भी थे, तुमने सबके सामने उसकी पिटाई लगाई है। लेकिन इस सब की परवाह ऑफ कोर्स शियांग को तो बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पर वो उसे सच सच बताने लगता है कि मैं कौन हूँ। वो अपनी आइडेंटिटी उस पर रिवील करता, उससे पहले ही उनके दरवाजे पर कोई आ जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि एक ग्रैंड माँ थी, जो कि गुस्से में सीधी अंदर चली आती है। यहाँ पर ग्रैंड माँ और वॉन वॉन की ऑफिशियली इस तरह से ये पहली मुलाकात थी। वॉन वॉन तो उनको फौरन से पहचान जाती और सोचने लगती है कि ये दुनिया कितनी छोटी है। यहाँ पर ग्रैंड माँ आती हैं तो काफी गुस्से में लग रही थी। वो आते ही शियांग को कहती हैं कि तुम बाहर जाओ, मैंने अपनी बहू से अकेले में कुछ बातें करनी है। शियांग का मन तो बिल्कुल भी नहीं था। उसे लगता था कि ये वॉन वॉन से बुरा ट्रीट करेंगी, लेकिन वॉन वॉन उसे वहाँ से बाहर भेज देती और कहती कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं ये सारा कुछ हैंडल कर लूंगी। अब यहाँ पर ग्रैंड माँ से सीधा सीधा एक डील करना चाहती थी। एक चेक उसके सामने रखती है कि 5 मिलियन लो, तुम पर जितना भी कर्जा है वो सारा उतर जाएगा और उसके बाद तुम मेरे ग्रैंडसन को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। लेकिन ऑफ कोर्स उसको ये बिल्कुल भी कबूल नहीं था। वो आगे से अपनी कार की चाबी रखती है और कहती है कि ये 9 मिलियन की है, ये आप रख लें और उसके बाद आप मुझे ये नहीं डिक्टेट करेंगे कि मैं शियांग को छोड़ के चली जाऊँ। अब ये देखने के बाद ग्रैंड माँ को लगने लगता है कि इस लड़की की तो जुबान भी बहुत लंबी है, इसे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या। वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती हैं। वॉन वॉन न्यूज़ देख रही थी और उसे पता चलता है कि एक एक्सीडेंट हुआ है और उसमें लड़के ने जो कपड़े पहने हुए थे, जो उसकी हाइट बताई जा रही थी, वो बिल्कुल वही थी जैसे शियांग की है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं एक्सीडेंट उसी का तो नहीं हुआ, कहीं ज़ैंग यांग ने उससे बदला तो नहीं लिया। वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है और जब रात को कोई उसके घर में एंटर होने की कोशिश कर रहा था तो उसे लगता है कि ये ज़ैंग यांग है। वो अपने हाथ में एक फ्राई पैन लिए उस पर हमला ही करने वाली थी कि देखती है कि वो तो उसका हस्बैंड वापस आया है, जो कि बिल्कुल ठीक ठाक है। वो उसे देखते ही हक कर लेती है और बहुत खुश हो जाती है। अब यहाँ पर शियांग उससे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे तुम्हें कहीं नहीं छोड़ कर जाऊँगा, बस मेरा फ़ोन डेड हो गया था। अब यहाँ पर वॉन वॉन उससे कहने लगती है कि आज मैं बहुत डरी हुई हूँ, क्या तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सो सकते हो। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि नींद तो दोनों को ही नहीं आ रही थी, लेकिन ज़्यादा करवटें शियांग ले रहा था। अब वो उठकर कमरे से जाने लगता है तो वॉन वॉन उससे पूछती है कि ये क्या बात हुई। वो कहता है कि मेरे लिए यहाँ पर इस तरह से सोना बहुत मुश्किल है, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा, इसलिए मुझे मेरे कमरे में जाने दो। लेकिन वॉन वॉन उसे कहने लगती है कि आई थिंक 1 महीना पूरा हो चुका है और अब हम पर कोई पाबंदी नहीं। ये सुनते ही वो खुश हो जाता है और फौरन से अपनी वाइफ के पास वापस पहुंच जाता है। जबकि उधर हमें फेफे को दिखाते हैं, उसके पास ज़ैंग यांग पहुंचा हुआ था और वो फोटो दिखाता है कि कोई लड़का वॉन वॉन के साथ आया था जिसने मेरी पिटाई की है। ऑफ कोर्स वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वो शियांग था। ये देखते ही वो डर जाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या तुमने ये तो नहीं बता दिया कि मैंने तुम्हें ये काम करने को कहा था। और यहाँ पर ज़ैंग यांग झूठ बोल देता है, ऑल्दो उसने सारा सच उगल दिया था कि फेफे ने उसे हायर किया है। लेकिन फेफे से बचने की खातिर वो कह देता है कि मैंने वहाँ कुछ भी नहीं बताया। तो वो उसे कहती कि बस तुम थोड़े दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, जब ये इशू ठंडा होगा तभी वापस आना। अब इसके बाद वो दोबारा से अपने डैड के पास जाती है और उनसे कहने लगती है कि क्या आपको अपनी बेटी प्यारी नहीं है। आपको मैंने बोला था कि हो शियांग से खुद बात करें, आप बात करने गए ही नहीं, थोड़ा तो उस पर प्रेशर डालें।
लेकिन उसने हो शियांग को जरा अंडर एस्टिमेट किया हुआ था। इस सब की तैयारी उसने पहले ही की हुई थी और एक्चुअली उनकी कंपनी की कंडीशंस कुछ ऐसी थी कि कोऑपरेशन की जरूरत ली ग्रुप को थी, हो ग्रुप को नहीं। ली ग्रुप खुद ही पहले नुकसान में जा रहा था और अगर उसने अपनी टाइज तोड़ी हो ग्रुप से तो उनको और ज्यादा नुकसान बेयर करना पड़ेगा। और ये सारे ऑप्शंस वो बिल्कुल क्लियर करके रख देता है ली अंकल के सामने। और ली अंकल को ऑफ कोर्स अब अपनी बेटी की बजाय अपनी कंपनी ही बचानी थी। वो यहाँ पर वान वान के बारे में बहुत कुछ बुरा बोल चुके थे। शियांग उनसे कहता है कि मेरे बारे में बोलते तो मैं सुन लेता, लेकिन मेरी वाइफ के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। मैं आपकी कंपनी से टाइज कट करने वाला हूँ। सिर्फ इसी शर्त पर आप लोगों को छोड़ूंगा कि आप जाएं अपनी बेटी को साथ लेकर और मेरी वाइफ से माफी मांगे। अगर वो माफ कर देगी तो समझे आपकी कंपनी भी बच जाएगी। अब अंकल ली की तो बैंड बज गई थी। वो सीधा जाते हैं और अपनी बेटी पर गुस्सा करने लगते हैं। कहते हैं कि जिस वान वान के बारे में तुमने मुझे इतनी बातें लगाई, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि वो उसकी वाइफ है और मुझे तुम जैसी डम बेटी से अपनी कंपनी ज्यादा प्यारी है, इसलिए चलो और वान वान से माफी मांगते हैं। जबकि उसी टाइम पर हमें शियांग को दिखाते वो लाला के साथ बैठा हुआ था। लाला उसे सारी रिपोर्टिंग देती थी। वो ये भी बताती है कि ग्रैंडमा लगता है वान वान को बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो फेफे की बातों में ज्यादा आ जाती हैं। इसके साथ साथ वो ये भी बताती है कि मैंने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन कराई है तो मुझे पता चला है कि वान वान को एक हेरिडिटरी डिजीज है जो कि उसकी मम्मी से उसके अंदर आई है और जो आगे उसका बेबी पैदा होगा उसमें भी ये बीमारी चलेगी। और ग्रैंड माँ को ये पता चल गया तो वो कभी भी तुम लोगों को इकट्ठा रहने ही नहीं देंगी, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली के लिए एक हार चाहिए जो कि बिल्कुल हेल्दी हो। इसलिए अपनी वाइफ का ये सीक्रेट संभाल के रखना। अब ये सुनने के बाद बेचारा शियांग और भी परेशान हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे अपने प्यार पर भरोसा है, देखना एक दिन ग्रैंड माँ हम दोनों को स्वीकार करेंगी। जबकि उधर वॉन वॉन के पास ऑफिस में एक सीनियर डायरेक्टर आता है जो कि आके उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से फायर किया जा रहा है, इसलिए अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। ये सारा कुछ सुनने के बाद वान वान को लगा था कि फेफे ने ये सब कुछ कराया है। अब वो बेचारी अपना सामान पैक कर रही थी कि यहीं पर ही अंकल ली और फेफे दोनों पहुंच जाते हैं। उसे लगा था कि ये आकर उसे बातें लगाएगी, उसकी इंसल्ट करेगी, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, लेकिन अंकल ली तो उसे आके माफिया मांग रहे थे। इवन कि वो अपनी बेटी से भी कहते हैं और फेफे भी उसे एक दफा सॉरी कह देती है। यहाँ पर वान वान कहती ये सब कुछ मुझे इनसिंसियर दिख रहा है। अब तो वो अपनी बेटी को एक थप्पड़ भी लगा देते हैं और उससे कहते हैं रो रो के माफी मांगो, क्योंकि उसे नील डाउन भी करा देते हैं। अब ये सीन देखकर तो ना सिर्फ वान वान हैरान थी बल्कि पूरा का पूरा ऑफिस परेशान हो गया था कि हो क्या रहा है। अब वान वान का दिल इतना बड़ा था कि वो अंकल ली से कहती है कि मैंने आपको खुले दिल से माफ किया और आपकी बेटी को भी, प्लीज अब आप यहाँ से चले जाएं। और फिर उसके बाद वो खुद अपना सामान पैक करके बाहर निकल जाती है और अपने हस्बैंड को कॉल करके बताती है कि आज मुझे जॉब से निकाल दिया गया है और अब मुझे लगता है कि मुझे मेरे डैड के साथ म्यांमार ही जाना पड़ेगा। कर्जा उतारने में, पैसे कमाने में उनकी हेल्प करूंगी। ये बात जैसे ही शियांग सुनता है तो वो परेशान हो जाता है कि मेरे अलावा कौन ऑर्डर करा सकता है। वो फौरन से उस डायरेक्टर को बुलाता है तो पता चलता है कि ग्रैंड माँ ने ऑर्डर कराया है। वो उस डायरेक्टर को कहता है कि जल्दी से जल्दी जाओ और वान वान को तलाश करके लाओ, अगर वो तुम्हें ना मिली तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। इस कंपनी में मेरे ऑर्डर चलते हैं, ग्रैंड माँ के नहीं। और फिर उसके बाद वो सीधी कॉल मिलाता है ग्रैंड माँ को और उनसे कहता है कि आप इस तरह के काम नहीं कर सकती। लेकिन ग्रैंड माँ इतने गुस्से में थी, वो कहती है कि फेफे ही मेरी बहू बनेगी और ये लड़की तो इतनी गिरी हुई है, इस काबिल भी नहीं कि हमारी मिस्ट्रेस भी बने। लेकिन उस वक्त उसे सिर्फ वॉन वॉन की फिक्र थी। वो कॉल काटता है और वॉन वॉन की तलाश में लग जाता है। वॉन वॉन का नंबर भी नहीं लग रहा था और ना ही वो कहीं मिल रही थी। वो परेशान हो जाता है कि कहीं वो म्यांमार तो नहीं निकल गई अपने डैड के साथ। लेकिन वॉन वॉन तो अपने घर पहुंची हुई थी। जब वो घर जाती है तो वहाँ पर एक बच्ची टियान सोई हुई से मिलती है। वो उसे देखती है तो समझ जाती है। जब वो ब्लाइंड डेट पर मिली थी तो शियांग ने उसे बताया था कि मेरी एक बेटी भी है। उसे लगता है कि ये वही बेटी होगी जो कि पहले ग्रैंड माँ के साथ रहती थी, अब ग्रैंड माँ ने यहाँ पर भेज दी है। एक्चुअली टियान सिर्फ एक ऑर्फन गर्ल थी जिसे उनकी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। वो उसकी रियल डॉटर नहीं थी और टियान को ग्रैंड माँ ने सारा कुछ फीड करके भेजा था कि ये लड़की वॉन वॉन ये बहुत बुरी है, ये तुमसे तुम्हारे डैडी को चुरा रही है, इसलिए जाओ और इसकी लाइफ को नर्क बना दो। अब टियान इसी मिशन पर लग जाती है। वो पहली बार ही बहुत रूडली बोलती है वॉन वॉन से, लेकिन वॉन वॉन उसे बहुत अच्छे से बिहेव करती है। लगता था कि बच्चों से कैसे ट्रीट करना है उसे बहुत अच्छे से आता है। टियान उससे जितना भी बुरा सलूक करती थी वो आगे से उससे अच्छा ही बर्ताव करती थी। इतने में शियांग भी घर आ जाता है और जब वो देखता है कि वॉन वॉन बिल्कुल ठीक ठाक घर पर है तो वो उसे जाते ही हक कर लेता है। वो बहुत खुश हो गया था। अब वो यहाँ पर टियान को देखकर एक दफा परेशान तो हो गया था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं बताता क्योंकि ऑफ कोर्स वॉन वॉन को कोई इशू नहीं था। तो शियांग भी सही टाइम की तलाश में था कि कब उस पर अपना सारा सीक्रेट खोलेगा। वो एक दफा ग्रैंड माँ को कॉल तो करता है, लेकिन ग्रैंड माँ उसे आगे से 4 बातें लगा देती हैं और कहती हैं कि मैं देखूं तो सही कि वॉन वॉन बच्चों को कैसे संभालती है, तभी तो वो डिजर्व करेगी तुम्हारी वाइफ होने के काबिल।
अब टियान को सुलाने के बाद वॉन वॉन को शियांग अपने पास बुला लेता है और वो दोनों इकट्ठे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। आधी रात को एक दफा वॉन वॉन की आंख खुल गई थी तो उसे लगता है कि कोई भूत उसके कमरे में बैठा है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि टियान थी जो कि अकेले में डर रही थी और उनके कमरे में आ गई थी। अब वो तीनों बिल्कुल एक फैमिली की तरह से इकट्ठे सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वॉन वॉन उठती है तो वो देखती है कि उसके डिजाइन किए हुए एक कोट के ऊपर पेंट लगा हुआ है, जो कि ऑफ कोर्स और किसी ने नहीं बल्कि टियान ने लगाया होगा। वो ये देखते ही अपसेट हो जाती है और शियांग को बताती है कि ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन किया था और इसे मैंने कंपटीशन में भी भेजना था। ये सुनते ही शियांग को बहुत गुस्सा आता है। वो टियान को बुलाता है लेकिन वॉन वॉन उसे रोक देती है कि कोई बात नहीं, ये एक छोटी बच्ची है जिसको कभी भी मम्मी का प्यार नहीं मिला, इसे इग्नोर करो, अगर मुझे अवार्ड मिलना हुआ तो किसी और टाइम पर मिल जाएगा। उसकी ये सारी बातें टियान ने भी सुन ली थी और टियान सोचने लगती है कि आंटी वान वान उस तरह की तो नहीं लगती जैसा कि ग्रैंडमा ने मुझे बताया था, ये तो बिल्कुल भी विशियस नहीं है। जबकि उधर वॉन वॉन परेशान बैठी हुई थी तो अचानक से उसे एक आइडिया आ जाता है। उसे याद आता है कि किस तरह से एक दफा वो और शियांग दोनों कलर्स से खेले थे, अब इसी तरह से वो कलर्स से उस कोट के ऊपर खेल देती है और जो मैसअप उस पर टियान ने किया था वो सारा कुछ लगता है कि एक डिजाइन का हिस्सा था। अब फाइनली जब उसका कोट रेडी हो गया था तो वो उसे कंपटीशन में भी भेज देती है। एक दिन बाद कंपटीशन का रिजल्ट आ गया था और ये खुशखबरी शियांग खुद अपनी वाइफ को आकर बताता है कि तुम्हारा कोट फर्स्ट प्राइज विन कर चुका है। और ये बात सुनते ही टियान भी कहने लगती है कि ठीक है, फिर हम सेलिब्रेट करने के लिए किसी जगह खाना खाने चलते हैं। अब वो तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ पर टियान का मन बदलने लगा था वॉन वॉन की तरफ। उससे वो बहुत स्वीट सी मम्मी लगती थी क्योंकि वो जिस तरह से उसका ख्याल रखती थी, उससे बातें करती थी। छोटी बच्ची तो प्यार की भूखी थी, उसका दिल मेल्ट हो जाता है और वो ग्रैंड माँ की बातें ढूंढ अपना ही पर्सपेक्टिव बना लेती है कि वॉन वॉन एक बहुत अच्छी मम्मी है। अब वहीं पर ही उन तीनों को इकट्ठे देख लेती है फिफ, जो कि अभी तक वॉन वॉन की दुश्मन थी और उसने फैसला किया था कि इनकी लाइफ को तबाह करके ही हटेगी। यहाँ पर वो बच्ची के खाने में कुछ ऐसा मिलवा देती जिससे उसे एलर्जी थी और वो खाना खाते ही टियान बेहोश हो जाती है। अब ग्रैंड माँ को जैसे ये बात पता चलती है तो उनका सारा गुस्सा वॉन वॉन पर निकलता है। वो कहती है कि वो उसे अनहाइजेनिक फूड खिलाती होगी या उसका ख्याल नहीं रखती होगी, ये सब उसी की गलती है। वो हॉस्पिटल पहुँच जाती है और उसके बाद शियांग को एक साइड पर लेकर जाती है और उसे कहने लगती है कि मुझे सब पता चल गया है, जो हेरिडिटरी डिजीज इस वक्त वॉन वॉन में है वो हमारे होने वाले बच्चे में भी आएगी और हमारा हायर क्या इस तरह का होगा, ये मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इसलिए तुमने जितना समय बिताना इसके साथ बिताओ, उसके बाद इसे छोड़ो और आगे किसी अच्छी लड़की से शादी करो और फेफे से बेहतर और कोई भी नहीं है। और साथ ही साथ वो उसे ये भी बताती हैं कि एक दफ़ा मैं इससे मिली थी इसे टेस्ट करने के, मैं तो बड़ा दिल करके गई थी, लेकिन जब मैंने इससे रास्ता पूछा इसने मुझे वो भी नहीं बताया। ये तो एक मीन लड़की है और मुझे हॉस्पिटल में कोई और नहीं बल्कि फेफे लेकर गई थी जब मैं बेहोश हो गई थी। लेकिन शियांग उनसे कहने लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, मेरी वॉन वॉन ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और उसी टाइम पर वॉन वॉन भी दूर खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही थी। वो बहुत हर्ट हो रही थी कि जिस तरह से ग्रैंड माँ उसके बारे में बोल रही हैं और शियांग उनसे आर्ग्यू करके वॉन वॉन की साइड ले रहा है। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि ग्रैंड माँ की और पोते की आपस में लड़ाई हो। अब जब ग्रैंड माँ वहाँ से चली जाती है तो वॉन वॉन आती है शियांग के पास और उससे कहने लगती है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वो उसे बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, लेकिन मैं इस तरह से तुम्हारी फैमिली में कोई लड़ाई नहीं करवाना चाहती। और हाँ, ये सच है कि मेरी मम्मी को ये हेरिडिटरी डिजीज थी और श्योरली ये मुझ में भी आई होगी उनके बाद, और मैं शायद तुम्हें कोई फैमिली का आयर भी ना दे सकूं। हमारा बच्चा भी इसी तरह से बीमार होगा जैसे मेरी मम्मी हुई थी। इसलिए प्लीज तुम अपनी ग्रैंड माँ की बात सुनो, वही मानो और मुझे छोड़ दो। शियांग उससे कहता है कि मुझे सबकी कोई परवाह नहीं, हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। तो वो आगे से कहने लगती है कि नहीं देखो टियान, तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर है और अब भी तुम एक बायोलॉजिकल सन डिजर्व करते हो, इसलिए मेरी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी देने की कोई ज़रूरत नहीं। और उनकी ये सारी बातें वहाँ पर फेफे भी सुन लेती है और सोचने लगती है कि वॉन वॉन कितनी पागल है, इसे ये भी नहीं पता कि ये बच्ची तो उन्होंने अडॉप्ट की हुई है। लेकिन वहाँ से जाने से पहले वॉन वॉन एक और अच्छा काम कर जाती है और वो ये शियांग को दिखा देती है कि देखो उस दिन हॉस्पिटल में ग्रैंड माँ को मैं लेकर गई थी, मेरे पास अभी तक उनके सारे रजिस्ट्रेशन नंबर और बिल्स भी हैं। ये सारे बिल्स जो उसने पे किए थे वो शियांग अपने फोन में भी सेव कर लेता है। फेफे मिलने के लिए बुलाती वॉन वॉन को और उसे दिखाती है एक डॉक्यूमेंट जो कि उसने फेक बनवाई थी और कहने लगती है कि ये सच सारी दुनिया से छुपाया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि शियांग की बेटी टियान की मम्मी कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, मैं ही उसकी बायोलॉजिकल मदर। हमारे बीच कुछ इश्यूज हो गए थे इसलिए हम अलग हो चुके, लेकिन अब मैं दोबारा से अपनी बेटी से और अपने हस्बैंड से मिलना चाहती हूँ।
इसलिए प्लीज तुम कबाब में हड्डी मत बनो और हम फैमिली को इकट्ठे होने दो। ग्रैंडमा भी यही चाहती हैं, तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। अब ये सुनने के बाद वॉन वॉन को लगता है कि शियांग को उसे ये सब बताना चाहिए था कि उसकी बेटी टियान की मम्मी कौन है। वो बहुत हर्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद उसने अपने डैड के साथ म्यांमार जाने का फैसला कर लिया था। अब जब वो म्यांमार जा रही थी, गाड़ी में बैठने वाली थी, तो उसी वक्त वो सोचती है कि उसे अपने हस्बैंड को बताना चाहिए कि नहीं। लेकिन फिर उससे ख्याल आता है कि नहीं, वो उसकी लाइफ से एकदम गायब हो जाए, डिसअपियर हो जाए, यही सबसे बेहतर होगा, ताकि टियान को उसकी मम्मी मिल सके जो उसकी रियल मॉम है। लेकिन जैसे ही उसके डैड और वो गाड़ी में बैठते हैं तो उनको पता चलता है कि ये उनके लिए एक ट्रैप था। वहाँ पर वही लोन शार्क था जो कि उनकी बेटी को किडनैप करके अपने साथ ले जाना चाहता था सारे कर्जे के पैसे पूरे करने के लिए, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये दोनों बाप बेटी म्यांमार भाग जाएंगे तो फिर इनको कौन पकड़ेगा और कौन हमारे पैसे लौटाएगा। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि शियांग पागल हो रहा था, क्योंकि उसे फिक्र हो रही थी कि वॉन वॉन का नंबर नहीं लग रहा। वो बार बार उसे मैसेज भी करता है। ग्रैंडमा उसे डांटती है कि उसे एक छोटी सी लड़की के पीछे तुम इतने अमीर और इतने बड़े ग्रुप के मालिक क्यों पागल हो रहे हो, लड़कियां तो आती जाती रहती हैं। लेकिन वो ग्रैंडमा को कह देता है कि उस जैसी लड़की ना मुझे पहले कभी मिली है, ना ही आइंदा मिलेगी। और साथ ही साथ वो मेडिकल बिल्स भी दिखाता है कि देखिए उस दिन भी हॉस्पिटल में आपको मेरी वाइफ वान वान लेकर गई थी, वो एक डायमंड है और उसकी परख सिर्फ मुझे है। आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि फेफे आपको किस तरह से पागल बना रही थी। अब ग्रैंडमा को भी शर्मिंदगी होने लगती है और उन्हें समझ आ जाती कि ये सारी बातें फेफे ही तो उनको फीड करती थी, जो कि वो फीड लेती रहती थी और अपने पोते पर ये एतबार नहीं करती थी। इतने में अपने लिंक्स के थ्रू शियांग को पता चल जाता है कि उसकी वाइफ को किडनैप करके कहाँ ले जाया गया है। वो उसे बचाने निकल जाता है, जबकि उधर फेफे वो तो अपने बैंक्वेट की तैयारी में थी। वो एक पार्टी भी अरेंज करती जहाँ पर उसे लगता था कि ग्रैंडमा उसके लिए शियांग को लेकर आएंगी। अब वान वान तो रास्ते से हट चुकी है तो उन दोनों की शादी भी अनाउंस हो जाएगी। बड़े फखर से अपने डैड को साथ लेकर आ रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बहुत ही प्रिटी सा ड्रेस पहने वॉन वॉन एंट्री करती है, जिसे देखते ही फेफे हैरान रह गई थी। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शियांग ने अपनी वाइफ को बचा लिया था और वो उसे कहता है, पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और मैं तुम्हें इतना भी बता दूं कि फेफे टियान की बायोलॉजिकल मदर नहीं है, वो बच्ची तो सिर्फ हमने उसे अडॉप्ट किया था और तुमसे पहले ना कोई मेरी वाइफ थी ना ही कोई गर्लफ्रेंड। इसलिए प्लीज मेरे साथ चलो, और एक बहुत बड़ा राज है जो आज मैंने तुम पर खोलना है। और फिर उसके बाद वहाँ ग्रैंडमा भी आ जाती है और पार्टी में सब लोगों के सामने ये डिस्क्लोज करती हैं कि उनके दिल में नफरत डालने वाली नागिन कोई और नहीं बल्कि फेफे ही है। वो कहती हैं कि ये लड़की एक बिच्छू से ज्यादा खतरनाक है और बहुत विशियस गर्ल है, इसलिए सारे लोग इससे बच के रहना, क्योंकि मेरा और मेरे पोते का घर तो ये बर्बाद करने ही वाली थी। अब सब के सामने यहाँ पर दोबारा से फेफे की नाक कट गई थी। अब उसके डैड भी शर्मिंदगी के मारे वहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि शियांग सब के सामने आज पहली दफ़ा वॉन वॉन को बताता है कि एक्चुअली वो हो ग्रुप का प्रेसिडेंट है। हो शियांग कोई और नहीं बल्कि उसका अपना हस्बैंड है। ये सुनते ही वॉन वॉन कहने लगती है कि अगर तो ये जोक है तो बिल्कुल भी फनी नहीं है, लेकिन वो उससे कहता है कि यही रियलिटी है। और यहाँ पर लाला भी आकर बताती है कि भाई तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारा ख्याल रखने के लिए उसने मुझे तुम्हारे साथ प्लांट किया था। अब ग्रैंडमा भी आती है और वो भी उससे माफी मांगती हैं। और इतने में एक और बड़ी न्यूज़ जो वॉन वॉन के डैड के पास थी वो उसे सुनाते हैं। कहते हैं कि आज तक मैंने तुमसे सीक्रेट रखा, एक्चुअली तुम्हारी मम्मी तुम्हारी रियल मॉम नहीं है, हमने तुम्हें अडॉप्ट किया था एक ऑर्फनेज से, और तुम्हें कोई भी जेनेटिक डिजीज नहीं है जो तुम्हारी मम्मी को थी। तुम बिल्कुल हेल्दी हो और तुम्हारी फैमिली में कोई भी डिजीज रन नहीं करेगी। अब ये सुनकर तो सभी और भी खुश हो जाते हैं। और उसके बाद शियांग नील डाउन करता है और अपनी वाइफ से कहता है कि मैंने तुमसे बहुत से राज छुपाए, उसके लिए मुझे माफ कर दो। और ऑफ कोर्स वो भी उसे माफ कर देती है और वो उससे बोलता है कि बहुत जल्दी हम अपनी एक वेडिंग सेरेमनी भी अरेंज करेंगे। और इसी के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।